नमस्कार, गुड इवनिंग। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इस सीरीज में जो इतिहास का भाग है, प्राचीन इतिहास एक महत्वपूर्ण वेटेज रखता है हर एक एग्जाम में। तो उस भाग से आज हमारा ये 3 पार्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं ये वाला पार्ट, तो इसके पहले भी इसी प्लेलिस्ट में 3 पार्ट और हैं, वो भी देख लीजिए। तो आपके सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में तैयार होंगे। अब तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा चौथा पार्ट है ये। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा अब तक आई थिंक क्वेश्चन नंबर मोर देन 300 हो चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 307। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है या 307 जिसकी बात करें, 307, तो ऐसा ये डिफिकल्ट, ये मतलब अच्छा नंबर नहीं माना जाता 307। तो आप सभी से एक अनुरोध है या आप सभी के लिए एक होमवर्क है। आप पता करके बताएंगे कि आईपीसी में 307 का मतलब क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें 307 कौन सी धारा है। चलिए, ये तो आपका होमवर्क हो गया। आप देखते हैं इतिहास का ये जो बौद्ध धर्म के मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक, तीन ये त्रिपिटक है बेसिकली। किस शासन ने जैन धर्म को संरक्षण दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि कर ली, तो तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने समाधि ली, संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो अशोक ने भी दिया। ये विकल्प के हिसाब से आप सही कर सकते हैं, इसमें आपका अशोक आ सकता है, कनिष्क आ सकता है, ये सारी आपके विकल्प हो सकते हैं। जैन धर्म में किस प्रकार की कला पाई जाती है? मूर्तियां और स्तूप। बौद्ध धर्म में किस प्रकार की कला पाई जाती है? मूर्तियां, स्तूप और चैत्य। किस तीर्थंकर का संबंध अयोध्या से है? ऋषभनाथ। किस घटना को बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। जिस दिन इन्होंने घर त्याग किया अपना रात में, उस पूरी प्रोसेस को, घर के त्याग को इन्होंने महाभिनिष्क्रमण कहा। किस घटना को बुद्ध के जीवन में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया? तो प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? यह सवाल आ सकता है ज्ञान प्राप्ति के बाद। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया वो दिया सारनाथ में, जो कि बनारस में है, वाराणसी के पास। जैन धर्म में किस प्रकार के उपवास का महत्व है? संथारा उपवास का महत्व है। बौद्ध धर्म में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ध्यान और समाधि पर। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है? जीव। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को क्या माना जाता है? अनात्मावाद, मतलब आत्मा में विश्वास नहीं करते ये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 320 नंबर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बेसिकली। मौर्य साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में। मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो अशोक के शासनकाल में पूरा भारत और पूरा जो है, एक्सक्यूज मी, अखंड भारत में से ईरान, इराक सब आता है, तो अशोक का शासन बहुत दूर तक था। वो भी एक मौर्य साम्राज्य के महान शासक हुए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, सम्राट बृहद्रथ जो थे, ये अंतिम शासक थे। और इनका ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने धोखे से इनको मार दिया और एक शुंग वंश की स्थापना करी। और कहने को तो ये भी कहा जाता है, ऐसी कई सारी किताबें अवेलेबल हैं, तो जहाँ पे शुंग वंश की स्थापना करके इसने जितने, लगभग अशोक, सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे पूरे कंट्री में। तो सारे बौद्ध विहारों को इसने नष्ट किया। अब बहुत सारे जितने बौद्ध थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनको मरवा दिया, जहाँ मिलते उनको मरवा देता। और उनके लिए एक अलग व्यवस्था चलाई कि जो जितने बौद्ध भिक्षुओं के सर काट के लाएगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार की योजना से सारे बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध विहारों को, और इस तरीके के जितने भी हम कह सकते हैं कि जो भी इस तरीके की चीज़ें थी, बौद्ध के सिंबल थे, उन सबको ख़त्म किया इसने। और पुरानी सब फिर से इसने जो है
पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था जो सनातन धर्म की, जिसको कह सकते हैं कि जातिवादी व्यवस्था, उसको फिर से इसने लागू किया। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी थे। ये तो बात इतिहास में है, बाकी इसके अलावा भी और कुछ रहे होंगे। बाह्य आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और धोखा छल। हालांकि ये कमजोर उत्तराधिकारी का ही भाग हो जाएगा कि अपने धोखेबाज को नहीं पहचान सके। मौर्य साम्राज्य किस काल में फला फूला? 322 से 185 ईसा पूर्व तक यहाँ ये पीक पे था, मतलब इनका एक अच्छा था विस्तार। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी? केंद्रीकृत, सुसंगठित। मौर्य साम्राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन प्राप्त करने में किसने मदद करी थी? चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। दूसरा तीसरा ये सब एक ही व्यक्ति का नाम है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। नाम से अर्थशास्त्र लिखता है कि ये आर्थिक मुद्दों की किताब है, लेकिन आर्थिक मुद्दों की किताब नहीं है ये शासन सत्ता चलाने की किताब है। इसको पॉलिटी कह सकते हैं हम, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 333 में क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, एक है बिंबसार और एक है ये बिंदुसार। दोनों का कालक्रम अलग अलग है। ये जो है आर्यक वंश का शासक था और ये मौर्य वंश का शासक है। बहुत ध्यान रखना है इन चीजों में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, पटना में, बिहार। चाणक्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? अखंड भारत का निर्माण। चाणक्य ने किस वंश के पतन में भूमिका निभाई? नंद वंश के पतन में। ये घनानंद को मार के इसने, घनानंद ने एक्चुअली क्या था, इसका अपमान किया था। अब जो भी रहा हो, ये किस किस टाइप की क्या ऐतिहासिक कालखंड है, पर जो पुस्तकों में उपलब्ध है उस जानकारी के हिसाब से घनानंद ने इसका अपमान किया चाणक्य का, और चाणक्य वहाँ से अपना कसम खा के निकला कि मैं इसको जो है खत्म कर दूंगा, और नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना करी। अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक तरीके से अशोक का दादा था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, इसका उत्तराधिकारी अशोक। तो अशोक का जो है दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। ये इसने जैन धर्म को अपनाया और इसने बौद्ध धर्म को अपना के अपने जो बेटे बेटियां थी संघमित्रा और महेंद्र, दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि कलिंग का पुराना नाम उड़ीसा, जो अभी वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है, उसका पुराना नाम कलिंग था। कलिंग विजय करी और वहाँ से जो है इन्होंने कलिंग जीतने के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया, इन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन इतना आतंक था, इतना खौफ था दुश्मनों में कि उसके बाद भी जब तक ये जिंदा रहे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मगध पे या जो है आक्रमण किया जाए, या भारत पे आक्रमण किया जाए बेसिकली। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी। अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? हालांकि ये चीज़ें ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए गलत लिखी गई हैं, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो बौद्ध धर्म के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रोक, ग्रीक, आरमाई लिपि होती है, आरमाई। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार को किसके लिए भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने कितने शिलालेख खुदवाए थे? तो 14 मुख्य शिलालेख खुदवाए थे, जो कि अभी ज्ञात हैं। अभी पता नहीं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे करेगा और चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है कुछ और निकल जाए। वर्तमान में 14 ज्ञात हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 348 की। चाणक्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने ये पढ़ ली बात, अखंड भारत निर्माण।
आई थिंक ये वाली स्लाइड रिपीट हो गई है। नहीं नहीं, यहाँ तक ये जो है ये क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 358 तक हम नहीं ये वाले इतने क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हैं यहाँ से, ये रिपीट स्लाइड है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 देखते हैं। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान में। अशोक का अंतिम शिलालेख कौन सा है? कलिंग शिलालेख। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो दया नदी के किनारे। नदी का नाम था दया, और वो नदी पूरी जो है रक्त से भर गई थी। वहाँ के जितने जितने भी, जब कलिंग हार रहा था, कलिंग का राजा हार रहा था उस समय, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर लोगों ने जो है, बच्चे बूढ़े सब सेना में आ गए और अशोक ने सबको मारा फिर एक तरफ से। बड़ा दर्दनाक हादसा था वो, इसने पूरा अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया, जीवन परिवर्तित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 362 देखते हैं क्या है। कलिंग युद्ध किस राज्य के खिलाफ हुआ था? तो सिंपल सी बात है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा में है ये। मैं यहाँ पे अभी घूम के आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है। आप सभी को अनुरोध करूँगा, जाओ उधर घूमो और देश दुनिया घूमो, क्योंकि घर में बैठने से नहीं है, दुनिया देखोगे, बहुत खूबसूरत दुनिया है। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे खंडगिरी केव्स हैं, खंडगिरी और उदयगिरी, ये गुफाएं हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप जाओगे, देखोगे तो कैसे बौद्ध भिक्षु वहाँ छुप जाते थे जब इनको मारा जाता था इस कनिष्क इसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो बेचारे वहाँ जाके छिप जाते थे। जैनों का और बौद्धों का बेसिकली वो मुख्य जो है, वो एक तरीके से बिहार कह सकते हैं उसको। ये गुफाएं इसीलिए बनाई गई हैं। कलिंग का युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अशोक जीत गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध पर अशोक, यही सेम चीज़ें बातें, सेम क्वेश्चन कितनी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, ये बताने की कोशिश की गई है। क्या प्रभाव पड़ा? तो हृदय परिवर्तन, अहिंसा का मार्ग अपनाना। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अशोक का अंतिम शिलालेख कौन सा है? तो कलिंग शिलालेख। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या? कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन ये सारे आई थिंक रिपीट हो गए हैं, मिक्स एंड मैच जो भी है, बट इट इज़ नॉट गुड। इट इज़ माई अपॉलॉजीज। नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान रखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि इस तरीके की चीज़ें ना हों। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला संस्कृत विज्ञान का विकास यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य का शासन कब से कब तक रहा? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 375। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक कौन थे? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय, तो वो भी समुद्रगुप्त ने बनवाया है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के अभियानों का महत्व क्या है? विशाल साम्राज्य स्थापित। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे हराया? शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को। विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न कौन से थे? कालिदास, धन्वंतर आदि। कालिदास की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। कुमार संभवम, ऋतु सिंहारम, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जहाँ से मेघदूतम ये एग्जाम में आ सकती है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फायान किसके शासन में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में क्या विकास हुआ? साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 386। गुप्त शासकों की सैन्य शक्ति, शक्तिशाली संगठित सेना। गुप्त काल के खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने करी? आर्यभट्ट ने। गणित में महत्वपूर्ण योगदान, दशमलव प्रणाली, त्रिकोणमिति।
ये गुप्त काल का है बेसिकली। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध साहित्यकार कौन से थे गुप्त काल में? तो कालिदास। शूद्रक की मृच्छकटिकम। ये एग्जाम में पूछी जा सकती चीजें हैं। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम सेम रचना आ गई उधर, रिपीट ऐसे पूछा सकता है। अजंता एलोरा की अजंता एलोरा किस काल की हैं? तो अजंता गुप्त काल, एलोरा राष्ट्रकूट काल की। गुप्त काल गुप्त काल गुप्त चित्रकला की विशेषता क्या है? धार्मिक, चमकीले रंग, भावपूर्ण शैली। किस धातु की मूर्तियां बनाई गई? कांस्य और पत्थर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्थापत्य कला के उदाहरण क्या है? दशावतार मंदिर, भीतरी गांव मंदिर। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद विकास। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टियम। वराहमिहिर का योगदान क्या है? ये खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? नालंदा, तक्षशिला। पाकिस्तान के हिस्से में है भी तक्षशिला, नालंदा बिहार में है। गुप्त काल में धर्म की स्थिति क्या थी? हिंदू धर्म पुनरुत्थान। वैष्णव धर्म का महत्व, विष्णु पूजा लोकप्रिय। शैव धर्म का प्रभाव, शैव पूजा, लिंग पूजा प्रमुख थे मुख्यतः। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? जाति व्यवस्था मजबूत। गुप्त काल में एक सबसे अगर गलत चीज देखोगे तो जाति व्यवस्था को फिर से यहाँ पे मजबूती मिली। जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब चीजें इसमें बहुत बढ़ गई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई क्योंकि जो एक ब्राह्मणवादी मानसिकता है, ब्राह्मणवादी मतलब मैं किसी वर्ण विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस किसी भी इंसान के दिमाग में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना आती है, स्वभावतः संभवतः वो जो है स्त्री विरोधी भी होते हैं। वो स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते। स्त्री विरोधी वो स्वाभाविक रूप से ही होते हैं। जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 3 वर्गों में जो है समाज विभाजित था। और एक जो मतलब इनकी तो बातें खुल के होती हैं, एक कहते हैं कि अनटोल्ड स्टोरी, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो स्त्रियों की स्थिति भी बहुत बदतर थी। स्त्रियों की हालत बहुत खराब थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। और आज का ये चैप्टर, आज का टॉपिक, आज का यह भाग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखें, और कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।